मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री में रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जब किन्हीं दो पदार्थों को मिलाया जाता है या दो तत्वों को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद एक नया तत्व मिलकर बनता है जिसके गुण उन दोनों तत्वों से अलग होते हैं, या कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं वो होती हैं जब दो तत्वों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। उस पदार्थ के जो गुण होते हैं वो उनसे अलग होते हैं। जब उनसे अलग होते हैं तो नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया में दो भाग लेते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक वे होते हैं जो किसी अपक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और उत्पाद वो होते हैं भाग लेने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है या जो परिणाम आता है वो उसका उत्पाद होता है। जिस प्रकार से जैसे हमने दो तत्व लिए, एक हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हो गए, दोनों को हमने मिलाया तो जल बनकर तैयार हो गया H2O। तो H2O उत्पाद हो गया। भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और जो भाग लेने के बाद जो बनकर आता है वो उत्पाद होते हैं। भोजन का पाचन, जैसे श्वसन क्रिया, लोहे पर जंग लगना, फीते का जलना, दही का बनना, ये सारे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? रासायनिक अपक्रियाएं। जैसे भोजन का पाचन, भोजन हमने किया, अब हमारे शरीर में भोजन जाने के बाद उसका पाचन होता है। जब तक कोई क्रिया नहीं होगी पाचन कैसे हो जाएगा? तो ये भी एक रासायनिक क्रिया हो गई। श्वसन, सांस लेना भी एक रासायनिक क्रिया है। जैसे हमने गैस को अंदर लिया, जाने का तो उसमें से ऑक्सीजन अलग निकली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि लोहे ने रिएक्शन की और एक उस पर एक पदार्थ जम गया जिसको हमने बोला जंग। दही का बनना भी एक रासायनिक क्रिया होती है। और रासायनिक अपक्रिया के कुछ प्रेक्षण बताते हैं। प्रेक्षण होते क्या हैं? जैसे जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें कुछ प्रेक्षण निकल के आते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था क्या है? जैसे सपोज करो हमने ठोस अवस्था से रिएक्शन हुई और द्रव अवस्था बनकर आएगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले ठोस थी, अभिकारकों में जो भाग ले रहे थे वो कैसे थे? ठोस। तो बनकर क्या हो गए? गैस या द्रव, कुछ भी हो, तो वो होती हैं रासायनिक अपक्रिया। रंग में परिवर्तन, जिस प्रकार से हमने कोई भी अपक्रिया कराई, अपक्रिया कराने से पहले उसका रंग कुछ और था, लेकिन अपक्रिया होने के बाद उसका रंग कुछ और हो गया। तापमान परिवर्तन, जब कोई भी अपक्रिया हमने कराई तो उसका पहले तापमान कुछ और था, लेकिन बनने के बाद उसका तापमान कुछ और हो गया। गैस का उत्सर्जन, किसी भी अपक्रिया जब हम कराते हैं तो उसमें गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, गैस भी निकल कर बन सकती है। अब रासायनिक अपक्रिया को हम जो रासायनिक अपक्रिया जो परिवर्तन होते हैं उनको निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, गौर से देखो, हिंदी और संकेतांक दोनों में लिखा हुआ है। जैसे Zn जिंक होता है प्लस H2SO4। Zn जिंक हो गया, जिंक की अपक्रिया हमने H2SO4 से कराई। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होता है
तो जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो ZnSO4 बनता है प्लस H2 बनता है। तो इसमें जो अभिकारक हैं वो Zn प्लस H2SO4 है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो इसमें उत्पाद हैं वो ZnSO4 प्लस H2 है, क्योंकि भाग लेने के बाद ये रिजल्ट निकल कर आया, ये उत्पाद हो गए। ये क्या हो गए? उत्पाद। जैसे हमने आपको बताया अभी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, तो उसमें जो भाग ले रहे हैं वो Zn प्लस H2SO4 हो गए, और जो भाग लेने के बाद जो रिजल्ट बनकर आता है वो उत्पाद होते हैं, जैसे ZnSO4 प्लस H2। उसका बाद हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब जान लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है या दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, तो उसे दर्शाने के लिए जो चिन्ह या जो उनके प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों के माध्यम से अभिकारक और उत्पादों को दिखाना अथवा उन्हें एक रासायनिक सूत्र में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। या कह सकते हैं रासायनिक समीकरण वो होता है जब किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीक और उसकी अवस्था के साथ संकेतांकों के माध्यम से दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं, जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक और तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमारा तीर होता है, तो उस तीर के नीचे या तो जो हमारे जैसे ताप हैं, दाब हैं, उत्प्रेरक हैं, उन्हें दिखाते हैं, या तो तीर के ऊपर दिखाएंगे या तीर के नीचे दिखाएंगे। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। एक नियम हुआ था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम में यह बताया गया था कि जो वस्तु या जो भी अभिक्रिया हम कराते हैं उसमें जो अभिकारक का जो वेट जितना होता है, द्रव्यमान जितना होता है, अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है उसका द्रव्यमान भी उतना ही रहेगा, अभिकारक के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। रासायनिक द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। इसमें ना तो किसी के पदार्थ के द्रव्यमान को कम किया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है। जितना अभिकारक का रहेगा उतना ही उत्पादक का रहेगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो कह सकते हैं अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया पहले क्या था? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद में उपस्थित जो तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के कुछ नियम यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। सबसे पहले चरणबद्ध संतुलित करना। चरणबद्ध संतुलित करने का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया को चरण बाई चरण, स्टेप बाय स्टेप संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अभिक्रिया ले ली, कोई भी अभिक्रिया ले ली जो कि असंतुलित है। जैसे नीचे लिखे हुए
Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2। यह अभिक्रिया असंतुलित है। वो कैसे? देखो इसमें Fe के परमाणुओं की संख्या देखो कितने हैं, Fe 3। यहाँ पे देखो जो एरो से पहले Fe है, हमने एक बॉक्स में सबसे पहले ऐसे करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाए, बॉक्स में स्टेप बना, तत्व लेके हमने इसमें तत्व कौन कौन से भाग ले रहे हैं, एक Fe हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ और एक O हुआ। अब हमने क्या किया, पहले एक स्टेप में अभिकारक लिख लिए और एक में उत्पाद लिख लिए। अब हम देखेंगे अभिकारक में कौन कौन से भाग लेना है और उनके परमाणु क्या हैं, और उत्पाद में उनके परमाणु क्या हैं। तो सबसे पहले हमने देखा Fe का एक परमाणु है अभिकारक में, और उत्पाद में देखो उत्पाद में कितने हो गए, उत्पाद में Fe के कितने हो गए, यहाँ पे 3 है। अब आप कहोगे कि Fe के वहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 कहते हैं, उस पर मिसप्रिंट हो गया। Fe का 3 है और O का 2 है, उस पर Fe3O2 लग गया। उसका जो हाइड्रोजन है H, हाइड्रोजन का देखो 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। और उत्पाद में देखो हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के दोनों बराबर हैं। ऑक्सीजन में देखो अभिकारक में 1 है, अभिकारक में कितने हैं, 1। और उत्पाद में देखो कितने ऑक्सीजन के, 4। हमने बताया इस समीकरण में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो होगा Fe3O4 होगा। क्या होगा, Fe3O4, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है Fe2O3, ये गलत है, Fe3O4 होगा। ओके, दूसरा पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसके परमाणु सबसे अधिक होते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, जिसके परमाणु सबसे अधिक होते हैं उससे बराबर करते हैं। तो चलो आप बराबर करते हैं। नंबर 3 में, चरण नंबर 3 हमने देखा ऊपर सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, O के हैं, 4 हैं। O के देखो, O के 4 उत्पाद में, जब O के ज़्यादा हैं तो सबसे पहले O के बराबर करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, Fe प्लस H2 हमने ऐसे लिखा, एरो Fe3O4 लिखा हमने, प्लस H2। अब हमने क्या किया, O के कितने 4 का में इधर अभिकारक की तरफ हमने 4 से गुणा कर दिया, 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब O के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब O के इक्वल हो गए, फिर हम क्या करते हैं, अब जो तत्व बचते हैं O के करने के बाद उन्हें बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखो चौथे स्टेप में देखो Fe अभिकारक में Fe के 1 थे, उत्पाद में 3 है। तो हम क्या करेंगे, Fe के बराबर करेंगे। जब Fe के बराबर करेंगे तो Fe जो अभिकारक की Fe है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe के इक्वल हो गए और O के इक्वल हो गए। ओके, अब देखो H हाइड्रोजन का बचा। अब हाइड्रोजन का देखा हमने, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 जब मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के 8 हो गए, 4 to 8। अब 8 हो गए तो इसको भी हमने 8 किया, तो हमने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जब 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने देखा जो पूरी रिएक्शन है, पूरी अभिक्रिया वो बराबर हो गई। क्या हो गई, बराबर। अब देखो Fe के 3 हो गए, H के देखो 4 to 8 और O के देखो O के 4 हो गए, H इक्वल हो गई रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम चरण स्टेप बाय स्टेप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब समीकरण को स्टेप बाय स्टेप संतुलित करते हैं तो सबसे पहले उन परमाणुओं को बराबर करते हैं जिनकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है, उन तत्वों को बराबर करते हैं जिनकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है। उसका देखो अब हमने क्या किया, 5वें पॉइंट हमने देखा। अब उस अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया अभी हमने बराबर की है, जो समीकरण संतुलित किया है, उसमें हम क्या करें, उनकी अवस्थाओं को दर्शाएंगे कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसीय है।
जब हम ये चीज़ दर्शाएंगे तो देखो यहाँ पे देखो हमने एपी क्या होता है, आयरन होता है, आयरन क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। 4H2O भाई सीधी सी बात है, वाटर क्या होता है, H2O, यहाँ पर वाटर गैस लिया गया, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन गैस हो गया। अब यहाँ पर कोई एरो के नीचे जैसे हमें कोई सामान्य परिस्थितियाँ लेनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें जरूरी होती है, ताप हुआ, दाब हुआ, या कोई उत्प्रेरक होता है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करते हैं, एरो के नीचे लिख देते हैं। क्या करते हैं, एरो के नीचे लिख देते हैं। अब हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, ये हमने समझा अभी। रासायनिक समीकरण क्या होता है हमने ये भी समझा अभी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं उन्हें हम विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन माने होता है जुड़ना या मिलना। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी वस्तु हो, किसी को हम जोड़ें या मिलाएं तो वो कब जुड़ेगी, जब दो वस्तु होंगी या दो से अधिक होंगी तभी तो मिलेंगी। या अकेली वस्तु को मिला सकते हैं, नहीं। तो जहाँ पर दो हो या दो से अधिक वस्तु हों तो मिलेंगी तभी तो एक जोड़ बनेगा। इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया होती है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलो ABCD के अनुसार A एक अभिकारक हो गया प्लस B भी अभिकारक हो गया, जब दोनों को हमने मिलाया तो C बन गया। क्या बन गया, C क्या हो गया, C उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद। जैसे रिएक्शन के माध्यम से ले लेते हैं, जैसे हमने देखा C, यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दे रखी है C प्लस O2 और CO2। C क्या हो, कार्बन हो गया, प्लस O2 ऑक्सीजन हो गई। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तो हमने आपको बताया है कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है, इसकी जो स्टेट होती है उसको भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसने दर्शाया है C कार्बन हो गया, और जो कार्बन वो सॉलिड है। यहाँ पे क्या है, कार्बन सॉलिड, और O2 ऑक्सीजन क्या हो गई, यहाँ पे G हो गई, गैस हो गई, और CO2 भी क्या होती है, गैस। ऐसे देखो जल का निर्माण, इसे भी ऐसे ही करना है। ऐसे ही यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O वाटर जल, दोनों की रिएक्शन कराई तो बुझा हुआ चूना बना, इसके CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे आपने देखा CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट में, सॉलिड। जो H2O वो लिक्विड स्टेट, कौन सी स्टेट, लिक्विड। और यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस वो कौन सी स्टेट है, AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशन है, क्या कह सकते हैं, जलीय विलयन। क्या कह सकते हैं, जलीय विलयन। अब इसी में आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कोई भी अभिक्रिया हमने कराई, जैसे हम कोई वस्तुओं को मिलाते हैं, जब मिलाने के बाद तो उनसे ऊर्जा भी निकल कर आ जाए, क्या आ जाए, ऊर्जा, तो ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, जैसे मेथेन गैस CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई, जब मेथेन की रिएक्शन तुम ऑक्सीजन से कराते हो तो यहाँ पे CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O बनता है जो कि जल होता है, वो भी गैस अवस्था में होता है, प्लस ऊष्मा, और उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकल कर आती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कैसे है, जैसे श्वसन करते हैं हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन से क्या होता है, हमारी बॉडी जो शरीर होता है उसको ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद उनसे ऊर्जा निकल कर आए, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अगले जो दूसरे नंबर पर आती है
वो आती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन माने क्या होता है? बिखरना, टूटना। अब जब कोई पदार्थ अलग अलग भागों में टूट जाता है तो वो जो अभिक्रिया होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें कोई एक पदार्थ टूट कर अन्य पदार्थ बनाता है, अन्य पदार्थों में बढ़ जाता है, बनाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या होगा? ऊष्मा दी हमने किसी चीज़ को हमने गर्म किया और गर्म करने पर वो क्या हुआ? अलग अलग भागों में टूट गया, तो वो क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन होगा। क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन। जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं, एक आप खुद देखना। जैसे हमने देखा FeSO4। FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया। हमने क्या किया? गर्म। जब हम उसको गर्म करेंगे तो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। जैसे Fe2O3। Fe2O3 क्या हो गया? फेरस ऑक्साइड हो गया, प्लस SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, प्लस SO3 हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमने यहाँ पे क्या किया? फेरस सल्फेट को गर्म ही तो किया। गर्म करने पे वो अलग अलग भागों में टूट गया। जब वो अलग अलग भागों में टूट गया तो क्या हो गया भाई? ऊष्मीय वियोजन हो गया ना, ऊष्मा के द्वारा टूटा। किसके द्वारा टूटा? ऊष्मा के द्वारा। ऐसे ये देखो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्र, इसको भी हमने क्या किया? हीट किया, गर्म किया। क्या किया? हीट किया, टेम्परेचर दिया। अब जैसे हमने इसको टेम्परेचर दिया तो ये भी क्या हुआ? अलग अलग भागों में टूट गया। क्या हो गया? अलग अलग भागों में टूट गया। जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वैद्युत वियोजन क्या होता है? जिस प्रकार से ऊष्मीय वियोजन हो गया ऊष्मा के द्वारा, ठीक उसी प्रकार वैद्युत वियोजन विद्युत के द्वारा। जब हम किसी चीज़ में विद्युत प्रवाहित करें और विद्युत प्रवाहित करने पे क्या हो? वो टूट जाए, अलग अलग भागों में हो जाए, तो होता है वैद्युत वियोजन। क्या होता है? वैद्युत वियोजन। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, वाटर होता है, वाटर H2O। अब वाटर को हमने क्या किया? विद्युत धारा के द्वारा गर्म किया या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। अब जैसे हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। वो कैसे? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो वो किसके माध्यम से हो गया? वैद्युत वियोजन, विद्युत के द्वारा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आप देख ही रहे हैं। हमने क्या किया? एक प्लास्टिक का बर्तन लिया, उसमें हमने दो वो लगा दे कैथोड। एक एनोड का काम करती है और एक कैथोड का काम करती है। उसमें एक स्विच लगा दिया और उसमें क्या किया? पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उसमें दो परख नली लगा दी। एक परख नली में ऑक्सीजन थोड़ी देखते हैं, ऑक्सीजन भी दिखाई देती है हमें। अब हमने क्या किया? इसको हमने विद्युत के द्वारा गर्म किया, और जैसे हम इसको विद्युत के द्वारा गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, तो वो क्या? दोनों परख नली में एक में हाइड्रोजन दिखाई देगी हमें और एक में ऑक्सीजन। एक में क्या दिखाई देगी? हाइड्रोजन, और एक में क्या देगी? ऑक्सीजन। ऐसे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है? प्रकाश के द्वारा, सूर्य के द्वारा। जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, AgCl। अब AgCl को हमने क्या किया? सूर्य के प्रकाश में रख दिया। जैसे ही हम इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सूर्य की किरणें आएंगी, और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। जब Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, तो क्या हो गया भाई? दोनों अलग अलग टूट गए, नहीं टूट गए? जब दोनों अलग अलग टूट गए तो ये क्या हो गया? प्रकाश के द्वारा। सूर्य का प्रकाश भी तो हुआ, किसके लिए? प्रकाश के द्वारा। और कुछ ऊष्मा स्रोत अभिक्रिया होती हैं।
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो होती हैं जब कोई भी अभिकारक हो और उस अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत हो, प्रकाश की ज़रूरत हो या विद्युत की ज़रूरत हो, किसी एक की ज़रूरत या किसी एक के माध्यम से तोड़ा जा सके, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत के द्वारा टूटना। प्रकाश के वियोजन क्या होता है, प्रकाश के द्वारा टूटना। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा टूटना। तो जिस माध्यम से किसी भी अभिक्रिया का विकरना या टूटना होता है वो उसी माध्यम से, जैसे प्रकाश के द्वारा तो प्रकाश वियोजन, विद्युत के द्वारा विद्युत वियोजन और ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा वियोजन। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 पढ़ेंगे, अगले पार्ट में देखना आगे की जो रिएक्शन है वो आगे।